हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनपीओ जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने देखो क्या क्या कवर किया एनपीओ में अभी तक। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके बिना कभी भी सम नहीं आएगा, 100% आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, एडजस्टमेंट्स फॉर सैलरी एंड ऑल, सैलरी वगैरह जो भी रहेगा। इन सब एडजस्टमेंट्स में जो आपको मैंने रूल सिखाया था लेजर का, आप वो फॉलो करो, सम्स बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। स्टिल दो एडजस्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी अलग से भी सम आता है उनका, और वो सम का पार्ट भी बनते हैं। तो पहला इसमें एडजस्टमेंट फॉर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है और इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, और इसमें आपको लेजर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेते हो। बट इसके ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम में अलग से 3 या 4 मार्क का सम भी आ चुका है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट मे बिकम ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट सम ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं पहले इस एडजस्टमेंट को। देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा, वी विल मेक ए स्पेसिफिक फंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपने एक प्राइस फंड बनाया, या आपने एक बिल्डिंग फंड क्रिएट किया। ऑल फंड्स आर लाइबिलिटीज, ऑल फंड्स आर व्हाट, लाइबिलिटीज, बिकॉज दीज फंड्स आर कैपिटल रिसीप्ट। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था डोनेशन दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक एंड जनरल। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जनरल डोनेशन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि इट इज ए रेवेन्यू रिसीप्ट एंड इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर मैंने आपसे क्या बोला था, स्पेसिफिक डोनेशन जो भी आपका रहेगा वो आपका कैपिटल रिसीप्ट होता है एंड इट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो मेरे वर्ड्स को बस केयरफुली सुनते रहो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सपोज आपने एक फंड क्रिएट किया, प्राइस का फंड था, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। ये फंड जो है लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस फंड विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अभी इस फंड को बनाने का एक पर्पस था। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और उसका पर्पस क्या है कि जब भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको इस फंड को यूज करना है। जैसे आपने बनाया प्राइस फंड, इसका एक पर्पस क्या था कि जब भी प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पोर्ट्स क्लब में तो आप इस फंड को यूज करके प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। आपने बनाया सपोज बिजनेस में मैच फंड, तो इस फंड का पर्पस क्या हो गया कि आप सपोज एक स्पोर्ट्स क्लब की मैं अगर बात करूं तो वो लोग मैचेस वगैरह करवाते रहते होंगे, तो उस मैचेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगी वो आप फंड से माइनस करोगे। समझा ना आपको? तो इस फंड का भी एक पर्पस हो गया कि जब भी मैच कंडक्शन होगा स्पोर्ट्स क्लब में तो आप उस फंड का वहां पे यूज कर लोगे, ठीक। तो अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो रेवेन्यू ही क्यों ना हो, correspond to that fund will not be shown in income and expenditure account. It will be directly deducted from that fund in balance sheet. आपको मैं इसका भी पूरा एग्जांपल भी दूंगा ऑन द लायबिलिटी साइड। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ऑन द डेबिट साइड वी शो द रिसीप्ट्स, ऑन द क्रेडिट साइड वी शो द पेमेंट्स। सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैच एक्सपेंसेस। सपोज क्या लिखा है यहाँ पे, मैच एक्सपेंसेस। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये 50,000 रुपीज की मैच एक्सपेंसेस थी, एंड वी नो मैच एक्सपेंसेस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज अगर मैं स्पोर्ट्स क्लब की बात करूं तो उनका तो काम ही ये है मैच कनेक्ट कराना, तो उनके लिए मैच एक्सपेंसेस क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो अगर सपोज आपके पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देयर इज नो मैच फंड, सपोज कुछ भी नहीं है, आपने मैच के लिए कोई फंड का क्रिएशन नहीं किया है, इट इज निल, यू कैन से, इन दैट केस what will happen, we will consider match expenses as revenue expenditure and it will be shown in income and expenditure account because आपके पास इस पर्पस के लिए कोई फंड नहीं था. बट अगर केस ऐसा बन जाता, केस नंबर 2, आपके पास यहां पे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सपोज दिया हुआ है, सपोज आपके पास रिसीप्ट साइड में कुछ मैच फंड वगैरह आपके पास दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल दिस मैच फंड इज ₹70,000. ऑन द पेमेंट साइड सपोज दे हैव गिवन यू मैच एक्सपेंसेस, से फॉर एग्जांपल दीज मैच एक्सपेंसेस आर ₹50,000. अभी मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनो. मैच फंड आपने क्रिएट किया और मैंने आपको ऊपर क्या बोला है, ऑल फंड्स आर कैपिटल रिसीप्ट एंड दीज आर लायबिलिटीज, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैच फंड? इस मैच फंड का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर स्पोर्ट्स क्लब में जो भी मैचेस वगैरह होंगे उन एक्सपेंसेस को आप इस फंड से माइनस करोगे, मींस यू विल यूज दैट फंड टू कंडक्ट द मैचेस. अभी आपका मैच में एक्सपेंसेस कितना हो गया, ₹50,000. तो अगर सपोज आपके पास बैलेंस शीट में फंड गिवन है, उस केस में आप मैच एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं कर सकते हो. उस केस में ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, व्हाइल मेकिंग द बैलेंस शीट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑन द लायबिलिटी साइड यू हैव टू शो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मैच फंड, जो भी अमाउंट रहेगा ₹70,000 का, जो भी रहेगा उसमें से मैच एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं 50,000 इन आवर एग्जांपल, तो जो भी फाइनल टोटल होगा आप बैलेंस शीट में शो करोगे. तो अंडर दिस केस अगर आपके पास फंड है तो आप इन एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करोगे. तो फिर से मैं रिपीट करूंगा अपने वर्ड्स को. मैंने एग्जांपल लिया पहले मैच एक्सपेंडिचर्स का. इन द केस नंबर 1 देयर वाज नो मैच फंड, तो इन दिस केस आप मैच एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे बिकॉज इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कोई डाउट नहीं है. केस नंबर 2 में क्या हुआ कि आपने मैच एक्सपेंसेस भी करी बट आपके पास यहां पर मैच के लिए स्पेसिफिक एक फंड था. तो अगर ऐसा केस बना, इन दैट केस ओनली आप इन एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो गलती से भी मत करना. डायरेक्टली आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मैच फंड से माइनस करके शो करोगे. ठीक, कोई डाउट यहां पे प्लीज मेरे को पूछो. ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? सर एक बार जो पहले वाला है वो फिर से समझाएंगे? हाँ बिल्कुल बताता हूं मैं आपको. देखो मैं आपको क्या बोल रहा था श्रावणी, कि आप कोई भी सपोज आपने बिजनेस में एक फंड का क्रिएशन किया, मैच फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड, व्हाटएवर इट मे बी, ऑल दीज फंड्स हैव ए स्पेसिफिक पर्पस. मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे मैच फंड के लिए. मैच फंड हम जो बिजनेस में, सॉरी नॉट इन द बिजनेस, स्पोर्ट्स क्लब में जो बनाते हैं हम लोग, उसका पर्पस क्या होगा कि जो भी स्पोर्ट्स क्लब में मैचेस वगैरह होंगे उन एक्सपेंसेस को हम लोग उस फंड से पे ऑफ कर देंगे. तो अगर सपोज केस नंबर 1 में मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज आपके पास कुछ मैच की एक्सपेंसेस हुई एंड आपके पास कोई मैच का फंड नहीं है, उस केस में आप इन एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हो बिकॉज वी ऑल नो मैच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर. किसी भी स्पोर्ट्स क्लब के लिए दे कीप ऑन कंडक्टिंग द मैचेस, तो उनके लिए मैच एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर की ही होती है. बट अगर आपके पास मैच फंड अलग से है, सोचो आप इस फंड को आपने एक पर्पस के लिए बनाया, तो अगर आपके पास मैच फंड है अलग से, इन दैट केस आप इन एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करोगे. व्हाट यू हैव टू डू,
directly these expenses will be deducted from the fund in the balance sheet on the liability side. श्रावणी, क्लियर हुआ ये चीज आपको? यस सर। ओके, और किसी को कुछ भी डाउट है मेरे को पूछो यहाँ पे। सेजल, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। अनुश्री, क्लियर है? हरसिमरन, कोई डाउट यहाँ पे? बस कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बीच में स्टॉप करके पूछना, ठीक है ना? डाउट लेके आगे मत चलना। नेक्स्ट थिंग, केस नंबर 3। कभी कभी क्या हो जाएगा, दिस इज स्पेशल केस और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को, कि इफ व्हाट हैपन इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड। ऐसा भी तो केस बन सकता है कि आपके पास जो मैच की एक्सपेंसेस हो जाए वो फंड से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि वी हैव ए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद अस। ऑन द रिसीप्ट साइड सपोज आपके पास मैच फंड गिवन है, यू आर हैविंग मैच फंड से ऑफ ₹70,000, और आपके पास जो मैच की एक्सपेंसेस हो गई, से फॉर एग्जाम्पल इट इज ₹90,000। ऐसा भी ये केस बन सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा है और फंड का बैलेंस कम है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये केस कई बार बोर्ड में आ चुका है। अंडर सच केस कैसे करोगे अभी आप? बिकॉज इन दिस केस आपके पास फंड जो है वो इनसफिशिएंट है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू पे एंटायर मैच एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस फंड। तो अगर ऐसा केस बना तो कैसे करोगे आप? तो आपके पास जो फंड था वो था ₹70,000 का, एक्सपेंसेस कितनी हो गई? ₹90,000 की। तो इन दिस केस आपकी जो एक्सपेंसेस बची वो कितनी बची? ₹20,000 की। दैट मीन्स आप 70,000 की एक्सपेंसेस को तो फंड से राइट ऑफ कर दोगे, 70,000 के एक्सपेंसेस को तो आप फंड से राइट ऑफ कर दोगे ना। जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस बच गई वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। तो इन दिस केस व्हाट हाउ इट विल बी शोन, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड you will write ₹20,000 here as match expenses, and in the balance sheet how it will be shown, on the liability side you will write match fund 70,000 and उसमें से मैच एक्सपेंसेस को माइनस कर दो 70,000। तो आपका फंड अभी यहां पर नील मींस 0 हो जाएगा। तो देखो आप, ये सिंपल सा केस क्या बन गया अभी इन शॉर्टकट में अगर आपसे बोलूं कि अगर आपकी मैच एक्सपेंसेस ऐसा हो गया, इफ इट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड, तो इन दिस केस जो भी आपकी सरप्लस एक्सपेंसेस होंगी, सरप्लस एक्सपेंसेस जो भी होंगी, दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन शॉर्टकट में अगर आपको तीनों केसेस का एक रिव्यू दूं, अगर आपके पास सपोज नो मैच फंड, सपोज कोई फंड नहीं है आपके पास कोई भी फंड सपोज नहीं है, इन दिस केस ऑल मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज आपके पास इस पर्पस के लिए कोई फंड नहीं था। अगर ऐसा केस बने कि मैच फंड जो आपके पास है इट इज मोर देन मैच एक्सपेंसेस, मींस फंड का जो अमाउंट है इट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स दैट वी हैव डन ऑन द मैचेस, तो इन दैट केस डिडक्ट फ्रॉम expenses will be deducted from match expenses will be deducted from match fund
directly in the balance sheet. तो अगर आपका मैच फंड या तो ज्यादा है या अगर इक्वल भी है सपोज, then also match expenses will be deducted from the match fund directly inside the balance sheet on the liability side. But अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो मैच की एक्सपेंसेस हैं it is more than the amount of match fund, in that case only, because यहां पर मेरे पास जो मैच की एक्सपेंसेस हैं that is more than the fund, in that case only जो सरप्लस मैच एक्सपेंसेस होंगी that will be shown in income and expenditure account. In this case आपका जो मैच फंड होगा वो नील हो जाएगा। तो ये चार केसेस आपके पास, तीन केसेस बने आपके पास कि अगर कोई फंड नहीं है तो इन दैट केस तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा माइंड में, जो भी एक्सपेंसेस होने वाली हैं दीज ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर फंड है तो एक बार चेक कर लो कि फंड का अमाउंट एक्सपेंसेस से ज्यादा है या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो अगर ऐसा केस बना है तो उस केस में आप डायरेक्टली इन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली बैलेंस शीट में माइनस कर देना ऑन द लायबिलिटी साइड फ्रॉम दैट फंड। अगर सपोज ऐसा बन गया कि एक्सपेंसेस आर मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड, इन दैट केस ओनली जो एक्सपेंसेस आप फंड से एडजस्ट नहीं कर सकते हो उन एक्सपेंसेस को सिर्फ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। अभी तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। कोई डाउट अभी तक? स्वाति कोई डाउट आपको यहां तक? No, sir. हरसिमरन कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। रिया? No, sir. श्रावणी? No, sir. वेरी गुड। सृष्टि कोई डाउट? सेजल? No, sir. चलो कोई डाउट हो प्लीज मेरे को यहीं पे पूछना उस टाइम। तो ये तो आपका हो गया एक्सपेंसेस का पार्ट। नेक्स्ट थिंग, इफ एनी इनकम or receipt arise against that fund, that income will also be added directly in the fund inside the balance sheet, and it will not be shown in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं आपको एक फुल प्रूफ एग्जांपल से आपको इसको पूरा समझाता हूं, ठीक? एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसको डिस्कस करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर होगा। सपोज आपके पास कोई मैच का फंड आपने बनाया और इस मैच फंड को हमने बनाया सपोज 2 लाख रुपीस, या आपको ये रिसीव हुआ, कुछ भी मान के चलो, ऑल फंड्स, ऑल स्पेसिफिक फंड, ऑल स्पेसिफिक डोनेशंस आर कैपिटल रिसीव्ड इन नेचर। तो आपके पास एक मैच फंड है 2 लाख रुपीस का, ठीक? सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास जो दी है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट से अगेन इट इज ₹2 लाख। फिर नीचे लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ऑन व्हाट? मैच फंड इन्वेस्टमेंट से इट इज ₹10,000। और नीचे लिखा होगा एक्सपेंसेस फॉर मैचेस से इट इज ₹1,10,000। और नीचे आपको बोलेगा क्वेश्चन में हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, हाउ दिस इंफॉर्मेशन will be shown in balance sheet
और रिस्पेक्टिव अकाउंट भी ऐसा कुछ वर्डिंग लिख के दे सकता है। सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैच फंड आपके पास कितना है? 2 लाख रुपीस का, और उस 2 लाख रुपीस को आपने इन्वेस्ट भी कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सब लोग रिप्लाई करना है इस चीज के लिए। मुझे एक मैच फंड रिसीव हुआ 2 लाख रुपीस का, और उस 2 लाख रुपीस को मैंने सपोज इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे क्या मेरा मैच फंड 0 हो जाएगा? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ऐसा होगा क्या? क्वेश्चन समझा आपको? मुझे एक मैच फंड रिसीव हुआ 2 लाख रुपीस का, और मैंने उस मैच फंड को, एक आइडियल फंड पड़ा था मेरे पास, मैंने उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट करने से मेरा मैच फंड 0 हो जाएगा क्या? बताओ रे, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ बोलो श्रावणी, बोलो क्या बता रहे थे? सो मैं बोलना चाह रही थी कि सर अगर हम कहीं पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उससे कुछ मिलेगा भी ना हमें? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उससे। यस सर, तो फिर जीरो नहीं होगा ना? 0 नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन देखो, मैं फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। सपोज मैं आपसे बोलता हूं मैच फंड रिसीव्ड, मैच फंड रिसीव्ड ₹2 लाख, ठीक है? आपको ये मैच फंड कहीं से किसी ने रिसीव किया, किसी ने कुछ डोनेशन वोनेशन दिया होगा। आगे मैं सपोज आपसे पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा हूं, इन्वेस्टेड द अबव मनी इन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। क्वेश्चन को समझना है पहले, तो मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में आपको, आपको किसी ने मैच फंड दिया 2 लाख रुपीस का, आपने इस 2 लाख रुपीस को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन अभी यहां पर ये है, ये 2 लाख रुपीस जो मुझे रिसीव हुए थे मैच फंड के लिए, मैंने इसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट मींस मैंने आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या इन्वेस्टमेंट करने से मेरा फंड यहाँ पे 0 हो जाएगा? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, सोच के बताओ। यस सर, फंड जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा, वेरी गुड। हरसिमरन, क्या इन्वेस्टमेंट करने से फंड 0 हो जाएगा? नो। नो। ओके, वेरी गुड। व्हाई नो? स्वाति आप बताओ, क्या रिप्लाई होगा? फंड 0 होगा या नहीं होगा? रिया? होगा सर। 0 हो जाएगा। ओके। सृष्टि, मैच फंड रिसीव हुआ है 2 लाख रुपीस का, और आपने उसको 2 लाख रुपीस को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या मेरा फंड 0 होगा? चलो, किसने बोला था नो? आई थिंक हरिसिमरन, आपने नो बोला था ना हरिसिमरन? आंसर इज नो। आंसर इज व्हाट? आंसर इज नो। मैच फंड का इन्वेस्टमेंट करने से आपका मैच फंड 0 नहीं होगा, इट विल रिमेन एज ₹2 लाख। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं। देखो, आपको मैच फंड रिसीव हुआ, आप इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? आप इसका एंट्री ये पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू मैच फंड अकाउंट, यही तो एंट्री बनेगी इसकी, ₹2 लाख। एंड व्हाट दिस एंट्री शोज टू यू कि आपके पास इतना कैश आ गया, एंड मैच फंड इज ए लायबिलिटी, इसलिए मैंने इसको यहां पे क्रेडिट भी कर दिया। पॉइंट नंबर 2 की आप एंट्री बनाओ एक बार, क्या एंट्री बनेगी इसकी? इसकी एंट्री बनेगी मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू कैश। तो अभी आप इन दो एंट्री को आपस में कंपेयर करो एक बार, तो देखो मैच फंड अभी भी एग्जिस्टिंग है यहां पे। आपने जो मनी दिया वो तो कैश में से आउट हुआ ना, बिकॉज अकाउंट्स में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस चीज के लिए। सपोज मैं आपसे बोलता हूं ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप लोग इसकी फटाफट एंट्री क्या पास कर दोगे? इसकी एंट्री आप पास करोगे कैश टू कैपिटल।
कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे ₹2 लाख की। अभी सपोज मैं आगे आपसे ये बोल दूं सेकंड ट्रांजैक्शन में कि परचेज ए मशीन वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम अबव कैश, तो आप यहां पे एंट्री क्या पास कर दोगे, मशीन टू कैश। तो देखो दोनों एंट्री को कंपेयर करके देखो ना, अभी क्या मशीन परचेज करने से कैपिटल जीरो हुआ? नो, मेरा कैश जीरो हुआ है वहां पे। तो कैपिटल जीरो नहीं हो रहा है मशीन परचेज करने से, मशीन परचेज करने से कैश जीरो हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई फंड रिसीव हो रहा है और उस फंड का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस फंड का इन्वेस्टमेंट करने से वो फंड जीरो नहीं हुआ, वो कैश जो था वो सिर्फ उस फंड से जो आपने कैश रिसीव किया वो कैश आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो मैच फंड वहां पर सेम टू सेम एग्जिस्ट करेगा बुक्स में। ये एग्जांपल क्लियर हुआ आप लोगों को? रिया आप नो बोल रहे थे, यस बोल रहे थे, यस बोल रहे थे आई थिंक मेरे ख्याल से आप। हाँ सर। अभी समझ में आया आपको? यस सर। किसी को डाउट इसमें अभी भी प्लीज पूछो। आई थिंक श्रावणी आप भी यस बोल रहे थे मेरे ख्याल से। यस सर। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके गुड। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछ के चलना। तो देखो आप, तो अगर आपके पास कोई फंड रिसीव हुआ है और उस फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट डजंट मीन कि आपका फंड वहां पे जीरो हो गया, बिकॉज इट इज ए एसेट टू अस, इट इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को शो करना होगा सपोज, तो मैं इसको एक बार नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं, उससे इजीली समझ में आएगा आपको। हाँ, तो सपोज यही क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि आपके पास मैच फंड दिया है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, एंड दे विल आस्क टू शो द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स, तो आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? देखो ऑन द लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट, तो यहां पे आपका मैच फंड एग्जिस्ट करेगा सेम टू सेम अमाउंट पे, चाहे आपने उसका इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, दैट डजंट मीन कि आपका जो फंड था वो जीरो हो गया है। यहां पर आपको शो करना पड़ेगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट साइड विद द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। अभी मैंने आपको क्या बोला, इस फंड के अगेंस्ट में जो भी आपको इनकम्स होंगी वो आपको इसी फंड में एड ऑन करके चलना है। तो कुछ इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ अगेंस्ट दिस फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो आपने फंड का मनी इन्वेस्ट किया था उसमें आपको 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उस इंटरेस्ट को ये जो आपकी इनकम है इसी फंड में प्लस कर दो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड दैट इज ₹10,000। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगी फ्रॉम दैट फंड ऑफ रेवेन्यू नेचर वो आप इसी फंड से माइनस करोगे। तो देखो आपके पास कुछ एक्सपेंसेस थी, expenses for match is ₹1,10,000. You will write here less match expenses ₹1,10,000. तो जो भी आपका फाइनल आंसर बनेगा, इन दिस केस इट विल बी आई थिंक 1 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज फाइनल कॉलम में शो करोगे एंड योर मैच एक्सपेंसेस विल नॉट बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट थिंग, तो जरूरी नहीं कि आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली होनी चाहिए, because it is only a extract of balance sheet. Extract means it is a part of balance sheet. तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट टैली करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सा मैं इस सब में हल्का सा वेरिएशन कर देता हूं अभी। तो अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक बार नीचे ले लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशन डालता हूं। इस समय सपोज इस समय ऐसा कुछ लिखा होता कि एक्सपेंसेस फॉर मैच से इट इज ₹3 लाख, ऐसा कुछ बन जाए यहां पे। अभी ये भी एक ऑप्शन है। तो अगेन बोलेगा आपसे शो द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो अभी देखो आप यहां पे जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ऑन द लायबिलिटी साइड first of all you will write the match fund
मैं आपसे सारे वेरिएशन डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनके बाहर एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो आपके पास मैच फंड था 2 लाख रुपीस का, जो आपके पास इनकम हुआ फ्रॉम दैट फंड इसमें प्लस कर दो। तो जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इस फंड से दैट वाज रुपीज 10,000, वो मैंने इसमें प्लस कर दिया। नाउ इन दिस केस मैच फंड इन्वेस्टमेंट तो सेम टू सेम एसेट में चला जाएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज रुपीज 2 लाख, वो आपका सेम ही रहने वाला है अभी। नाउ इन दिस केस आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कितनी है, 3 लाख रुपीज की। दैट मीन्स एक्सपेंसेस आर मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ फंड। आपके पास टोटल फंड यहां पे कितना है, 2 लाख 10 इनकम मिला के, बट एक्सपेंसेस कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज की। तो इन दिस केस आप जब एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आप पूरी एक्सपेंसेस अपने मैच फंड से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आप सिर्फ 2,10,000 रुपीज ही माइनस करोगे और उसके बाद जो आपका फंड है वो नील हो जाएगा। रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो आप अपने फंड से माइनस नहीं कर पाए हो वो आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट टू बी ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। तो इन दिस वे आपको पूरा डिस्क्लोजर देना होगा। तो एक्सपेंसेस ऑन प्राइस फंड दैट इज रुपीज 10,000, सॉरी 90,000 जो आप राइट ऑफ नहीं कर पाए हो। तो 2 लाख 10 तो मैंने राइट ऑफ कर ही दिया है। एक्सपेंसेस कितना हुआ था, 3 लाख रुपीज का। तो 90,000 रुपीज का एक्सपेंसेस जो मैं राइट ऑफ नहीं कर पाया, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें एक और वेरिएशन आ सकता है, तो मैं इसलिए सारे वेरिएशन डिस्कस करूंगा, बस इनको समझ लो, इसके बाहर कोई कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम में आती ही नहीं है। तो ये है एक लास्ट केस, इसको बताता हूं मैं आपको। मैच फंड वही मैं सेम रखूंगा, 2 लाख रुपीज का मैच फंड था मेरे पास। ₹2 लाख का मैच फंड है मेरे पास। यहाँ पे मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी मैं सेम ही रखूंगा, इंटरेस्ट भी मैं यहाँ पे सेम रखूंगा, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹8,000। सपोज कुछ भी हो सकता है अमाउंट, एग्जाम में तो कुछ भी आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹8,000। So before going to this adjustment, first of all, you should be very clear in mind what is the meaning of this line, interest accrued on match fund investment। तो मुझे कौन बताएगा इस लाइन का मीनिंग क्या है? What is the meaning of interest accrued on match fund investment? हरसिमरन, क्या मतलब होता है उसका? What is the meaning of interest accrued on match fund investment? स्वाति आप बताओ। रिया, श्रावणी, किसी को भी नहीं आता? हाँ बोलो श्रावणी। सो मतलब जो हमने मैच फंड पे इन्वेस्टमेंट की, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ₹8,000 की, उस पे जो इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ वो नहीं, रिसीव हुआ तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, वो मैंने तो ऊपर लिखा यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड ₹10,000। बट मैंने साथ में आपको एडिशनली एक और लाइन दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹8,000। तो आई एम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹8,000। सृष्टि बताओ आप, इसका मतलब क्या हुआ?
सेजल, किसी को नहीं आइडिया कुछ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ, मींस इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ड्यू था बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इट इज ए इनकम टू अस, उसमें कोई डाउट नहीं है। एनी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी ए एसेट। कोई भी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी ए एसेट। इस चीज को हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो इन दिस केस ऑल्सो दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू। तो एक्रूड का मतलब क्या है? दिस इंटरेस्ट इज ड्यू बट आपको अभी तक ये रिसीव नहीं हुआ है, तो इट इज ए एसेट टू अस। क्लियर? अभी इस पूरी इंफॉर्मेशन को अगर आपको प्लेस करना है इन द बैलेंस शीट, हाउ इट विल बी शोन? विल मेक ए बैलेंस शीट on the liability side you have to write asset side, match fund पूरा का पूरा दिखाओ यहां पे अभी आप। तो आपके पास जो मैच फंड था यहां पे दैट वाज फॉर ₹2 लाख, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ही करना है, उसमें कुछ चेंजेस है नहीं यहां पे। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी आपके पास यहां पे ₹2 लाख का ही था। अभी आ जाओ आपको बाकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ऑन दैट मैच फंड दैट इज ₹10,000, यू हैव टू ऐड दिस इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज ₹10,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इस लाइन का एडजस्टमेंट पे आते हैं अभी, उसके बाद में एक्सपेंसेस पे भी आऊंगा। ये इंटरेस्ट जो है इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इट इज ड्यू ऑल्सो बट नॉट येट रिसीव्ड। दिस इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर द करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट इज ए इनकम एंड इन अकाउंट्स वी ऑलवेज फॉलो द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एज इट इज इंटरेस्ट, एज इट इज ए इनकम, तो रिसीव हुआ या नहीं हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इंटरेस्ट बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो इंटरेस्ट एक्रूड भी आपको यहां पर प्लस करना होगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ आपका वो मैच फंड से ही हुआ है। रिसीव हो या नहीं हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन अकाउंट्स आई हैव टू फॉलो द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, and as per that concept, as this interest belongs to current year, it has to be shown in the current year books only. तो इसीलिए मैं इस इनकम को इस फंड में प्लस कर रहा हूं। बट इसका यहां पे एक इफेक्ट और आएगा अभी, बिकॉज ये इंटरेस्ट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ये इंटरेस्ट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इस इंटरेस्ट एक्रूड को आपको एसेट साइड में भी शो करना होगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये ₹8,000 का इफेक्ट आपको एसेट में भी दिखाना है, बिकॉज एनी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट विल बिकम ए एसेट ऑल्सो। ठीक, उसके बाद आप लास्ट में आके मैच एक्सपेंसेस को यहां पे माइनस करो, विच इज वर्थ ₹1,10,000 एज पर द कैलकुलेशन। जो भी अभी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका लाइबिलिटी साइड का फाइनल आंसर रहेगा। तो इट विल बी ₹1,08,000 एंड एसेट साइड में आपका आ जाएगा ₹2,08,000। और अगेन मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट टैली करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट ए कंप्लीट बैलेंस शीट, इट इज ओनली ए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो वहां पर बैलेंस शीट टैली आपको करने की जरूरत वहां पे नहीं होती।
ये मुझे बताओ, एक्रूड वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको? तो एक्रूड में आपको दो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एज ए इनकम उसको आप लाइबिलिटीज में भी प्लस करोगे फंड में, एंड एज दिस इनकम इज नॉट येट रिसीव्ड तो आपको उसका इफेक्ट एसेट में भी शो करना पड़ेगा। समझा ये चीज आपको? कोई डाउट है अभी तो मेरे को पूछो प्लीज, बिकॉज फंड के एडजस्टमेंट में ये एक्रूड वाला पार्ट रेगुलरली बेसिस पे आता है। स्वाति क्लियर हुआ आपको? यस सर। रिया कोई डाउट इसमें अभी? नो सर, क्लियर है। वेरी गुड। हरसिमरन? नो सर क्लियर। वेरी गुड। श्रावणी? नो सर क्लियर। परफेक्ट। सृष्टि? सेजल क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो अगर फंड का एडजस्टमेंट आता है और कुछ कोई भी इनकम, नॉट ओनली इंटरेस्ट, इफ इट इज ड्यू, तो उसको आपको डबल इफेक्ट में शो करना होगा, बिकॉज दिस इनकम बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो फंड में भी प्लस होगा, एंड दिस इनकम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसका इफेक्ट आपको एसेट में भी शो करना होगा। तो ये आपका हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट। इसके बियॉन्ड यहाँ पे कुछ पूछता नहीं है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट एडजस्टमेंट जो एनपीओ में आता है, वो आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ, और ये भी इजी है, कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे देखो ना, मेडिसिन हो गया, देन स्टेशनरी हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, पोस्टेज भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे बोलूं, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टेशनरी है, देन आपका पोस्टेज है, कुछ भी होने दो, जितना आपने करंट ईयर में कंज्यूम किया है, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एज पर द रूल, एक्चुअल कंजम्पशन of the current year only will be shown in income and expenditure account। तो जो आपने एक्चुअल कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर, नो मैटर आपने उसके लिए पे किया नहीं पे किया, मुझे उससे मतलब नहीं है, जितना आपने एक्चुअली कंज्यूम किया, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर फॉर दिस। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कुछ था, या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रीटमेंट हर जगह सेम ही रहेगा, से इट इज ₹50,000। मैं आपसे बोल रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर से इट इज ₹70,000। और मैं आपसे बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड से इट इज ₹30,000। तो आपको सिर्फ यहां पर यह कैलकुलेट करना है कि आपने मेडिसिन इस साल उस एनजीओ में, उस एनपीओ में कितना कंज्यूम किया होगा। तो जितना आपने कंज्यूम किया, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जितना परचेज किया वो शो नहीं करना है आपको, जितना कंज्यूम किया आपको वो शो करना है, जितना कंज्यूम किया आपको वो शो करना है। तो अभी सपोज आप ये सम को सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत इजी सम है, तो इसमें कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम कर लिया होगा? एक बार कैलकुलेट करो, ट्राई करो एक बार, कुछ नहीं, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर इन द हॉस्पिटल, ट्रस्ट, जो भी रहेगा यहाँ पे, तो एक बार ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? 20,000। 20,000 का जस्टिफिकेशन, तो 20,000 कैसे आ रहा है आंसर? ये क्या बोलते हैं, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000 था ऑफ मेडिसिन, और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 30,000 था। सो आपने ड्यूरिंग द ईयर का कंजम्पशन पूछा, हाँ, तो फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो फिर तो बट आपने इस साल मेडिसिन परचेज भी तो किया ना, वो कहाँ गया? आप बोले कि परचेज नहीं कैलकुलेट करना है।
नहीं, मैंने क्या बोला आपको कि ओनली परचेज पार्ट विल नॉट बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने जो एक्चुअल कंजम्पशन किया है वो पार्ट आपको शो करना है। मेरे वर्ड्स की मीनिंग को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि डायरेक्टली परचेज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो मत करो। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जो आपने एक्चुअली कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन। तो देखो अभी आप समझो इस चीज को। 90,000 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो देखो आपके पास बहुत सिंपल है, यहां पे कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 50,000 रुपीज का, ठीक। मीन्स आपने जब अपने फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट किया दैट टाइम आपके पास इतने अमाउंट का मेडिसिन था। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिया। कितना परचेज किया मेडिसिन आपने? 70,000 रुपीज का। तो लॉजिकली आपके पास मेडिसिन कितना होना चाहिए? 1,20,000 का मेडिसिन होना चाहिए था। बट एज पर द क्वेश्चन आपके पास कितना स्टॉक ऑफ मेडिसिन बचा है? अभी आपके पास जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन बचा दैट इज 30,000 रुपीज। तो दैट शोज कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 90,000 रुपीज का मेडिसिन कंज्यूम किया होगा और दैट पार्ट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस टाइप के सम्स को भी आप विद द हेल्प ऑफ लेजर विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर आप सपोज इसको लेजर से सॉल्व कर रहे होते तो यू हैव टू मेक ए लेजर फॉर मेडिसिन। एंड मेडिसिन के लेजर में स्टॉक ऑफ मेडिसिन वी नो इट इज एसेट फॉर द बिजनेस। और मैंने आपको जो रूल सिखाया था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी एसेट विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एनी एसेट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो आपके पास जो मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक था दैट वाज रुपीज 50,000। तो राइट द ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। एट द एंड आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी था। इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट दैट इज 30,000 रुपीज। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 30,000 रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर जो आपने मेडिसिन परचेज किया, कितना परचेज किया? 70,000 का। तो देखो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मेडिसिन आपने जो परचेज किया दैट इज वर्थ रुपीज 70,000। तो अगर आप इस एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हो तो आप यहां पे क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज हाउ मच? 1,20,000 रुपीज। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट विल गिव यू द आंसर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। दैट विल बी 90,000 रुपीज। तो देखो ये जो हमने सम सॉल्व किया ये बहुत इजी सम था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ऐसे सम के लिए मैं तो एडवाइज नहीं करता कि लेजर बनाओ, बिकॉज यहां तो आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। बट यहां पर डिफिकल्टी कहां पर आ सकती है? आपके पास इस सम में कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन आपने एडवांस में पे किया होगा, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे। तो वो एडजस्टमेंट्स भी, वो ऐसा अगर सम आएगा एडजस्टमेंट वाला तो वहां पर आप लेजर से करो, इंस्टेंट आंसर आ जाएगा। बट अगर ये सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन आपके पास दी है तो आई डोंट थिंक वहां पे लेजर का कोई रिक्वायरमेंट रहता है। वहां पर आप ओरली सॉल्व करो, छोटा सा वर्किंग नोट दे दो वहां पे और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसमें और अभी एडजस्टमेंट्स आती हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट आएगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, एडवांस पेड टू द सप्लायर्स। तो वहां पर आप लेजर से करोगे तो वो इजीली सॉल्व होगा। समझा आपको? तो जो इसकी बाकी की एडजस्टमेंट बची हैं अभी कंज्यूमेबल आइटम्स की, क्रेडिटर्स वाली, एडवांस वाली, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा विद द हेल्प ऑफ लेजर और हमारा वहां पे सारे एडजस्टमेंट्स फिनिश हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द फुल फ्लैट सम्स। अभी भी मैंने कोई फुल फ्लैट सम आपको स्टार्ट नहीं किया बिकॉज एडजस्टमेंट जब पूरी हो जाएंगी आपकी तो आपको सम सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट अभी सम का पार्ट बनेंगी अभी। ठीक, तो मुझे बताओ आप आज की क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट किसी को तो बताओ। जो भी हमने कवर किया कोई भी डाउट किसी को तो बताओ। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं तो मैं आज के लिए इतना रखता हूँ। और बट नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत करना बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मुझे विद द हेल्प ऑफ लेजर से मुझे सब सिखाना है। ठीक, चलो फिर आज के लिए मैं इतना रखता हूँ।